एवरीवन, वेलकम टू मध्य मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग का खतरा बढ़ गया। ट्रंप का मुजाहिरीन को फांसी देने की सूरत में ईरान पर सख्त कार्रवाई का ऐलान। ईरान के साबिक बादशाह रजा शाह पहलवी के बेटे से ट्रंप के खुसूसी एलची की मुलाकात। रूस का सख्त मौकिफ। मार्को रूबियो की इंडियन वजीर को कॉल। क्या मोदी और ट्रंप के दरमियान कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है? मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान अमेरिका से क्या मजीद हासिल कर सकता है? इन अहम आलमी मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे वाशिंगटन डीसी से सीनियर सहाफी अनवर इकबाल। इसके अलावा इस्लामाबाद में हजारों दरख्तों के कत्लेआम का मामला अभी खत्म नहीं हुआ। हुकूमत ने D12 के जंगल में क्रिकेट स्टेडियम बनाने का फैसला कर लिया। हजारों दरख्त मजीद कत्ल करने का प्रोग्राम, टेंडर जारी। WWF भी इस्लामाबाद में दरख्तों के कत्लेआम पर बोल पड़ा। जमात इस्लामी ने जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। इस अहम इशू पर भी बात करेंगे हम आज के प्रोग्राम में। इसके अलावा साबिक वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने अपनी पार्टी की अफगान पॉलिसी के बरअक्स अफगानिस्तान को दहशतगर्दी का मरकज करार दे दिया। क्या साबिक वजीर आला का बयान वफाकी वुज़रा की सुहेल आफरीदी के खिलाफ अफगानिस्तान पॉलिसी पर बयानात की तायीद है? बानी PTI की बहनें अडयाला जेल में मुलाकात करने में ताहाल नाकाम रहीं। क्या हुकूमत PTI के नामजद महमूद खान अचकजई को अपोजिशन लीडर बनने देगी? मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी बात करेंगे। और आखिर में ज़ेरी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास। मेंबराने कमेटी राना कासिम नून, सनाउल्लाह मस्ती खेल और हिना रबानी खर इजलास से गैर हाजिर। वफाकी वजीर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी और ब्यूरोक्रेसी खुद ही वजारत कॉमर्स के ऑडिट पैरा सेटल करते रहे। PAC इजलास की कार्रवाई भी आपके साथ शेयर करेंगे आज के शो में। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो इस वक्त ईरान में सूरत हाल है उस हवाले से। और क्लासा साहब, आपको पता है कि जो लेटेस्ट सिचुएशन है, हम कोशिश तो कर रहे हैं कि DC से अनवर इकबाल साहब जो है वो हमें ज्वाइन कर लें। जैसे ही ज्वाइन करते हैं हम उनसे बात करेंगे। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है, अभी तक अमेरिका का जो अटैक है उसका खतरा मंडला रहा है। लेकिन ऐसा लगता है कि ट्रंप ये भी चाहते हैं कि एक डायरेक्ट अटैक या एक डायरेक्ट कार्रवाई जो है वो अमेरिका को ना करनी पड़े और बातचीत से ही जो है वो मसला हल हो जाए। मेरा ख्याल है अब वो ट्रंप उस फेज से निकले हैं। जो ही नया साल शुरू हुआ है अब वो वाली नहीं रहेगी उनकी बातें। जो पिछले साल हमें रेस्टोरेंट नजर आता था, पीस नजर आता था, जंगें रुकवा रहे थे, कभी इसराइल को रोक रहे थे, कभी पाकिस्तान को, कभी इंडिया को, कभी फलाने मुल्क को। पूरी दुनिया में 8 जंगें जो उनका कहना था रुकवाई हैं। तो ही इमर्ज एज अ पीस मेकर। लेकिन जो ही साल एक नया साल शुरू हुआ है तो उन्हें लगा कि कोई फायदा नहीं है पीस करवाने का। इस दुनिया में फड्डे जंगें ही सूट करती हैं। लोग उन्हीं को बहादुर समझते हैं, उन्हीं को मेडल्स मिलते हैं, उन्हीं को इनाम मिलते हैं। सो एक अगर मतलब है, मुझे उनकी समझ नहीं आती कि अगर आप एक इनाम दे भी देते एक तो क्या फर्क पड़ जाना। तो मेरा ख्याल है वो चीज जो है उनके जहन में आई है। अब वो इन चीजों की परवाह नहीं कर रहे हैं। अच्छा, आपको लगता है? मेरा ख्याल है उसकी वजह एक और भी है जो मुझे लग रहा है कि मैं खुदा ना खासा जो ईरान के खिलाफ की कार्रवाई का इम्कान बड़ी तेजी से बढ़ता जा रहा है कि बहुत सारे जो सफारत खाने हैं उन्होंने अपने मुल्कों के शहरियों को कहना शुरू कर दिया कि ईरान को छोड़ दें। जब ये बात की जाती है इट मीन्स कि डिप्लोमेटिकली बात कन्वे की जा रही है उसके अमेरिकन के जरिए कि आप अपने अपने शहरियों को यहाँ से निकाल लें, और ताकि अगर हम कल को कोई ऑपरेशन करते हैं या खुदा ना खासा कोई बम्बिंग करते हैं तो आपके भी ना हो। मेरा ख्याल है अगर आपके साथ अनवर इकबाल साहब से बात करने उन्हीं से जो है वो अपडेट लेते हैं। अनवर इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अनवर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। वालेकुम सलाम जनाब, शुक्रिया आपका। जी अनवर साहब, बताइएगा क्या हो रहा है इस वक्त DC में? क्या सोच जो है वो पाई जा रही है? ट्रंप साहब क्या करने जा रहे हैं? कितना चांस है कि ये मामला जो है वो और आगे ना बढ़े और कोई मिलिट्री कार्रवाई जो है वो ट्रंप ना करें ईरान में? ये सबसे पहली बात तो ये है कि इसका जो कल ब्रीफिंग में व्हाइट हाउस में पूछा गया तो उसकी जो प्रेस सेक्रेटरी खातून, उन्होंने इसका सबसे मुनासिब जवाब दिया। उन्होंने कल कहा कि सच्ची बात तो ये है कि सिवाय सदर ट्रंप के कोई नहीं जानता कि क्या होने वाला है, बाकी सारा गेस वर्क है। और ये इंतजामिया जिस तरह काम करती है वो ये है कि ये सदर ट्रंप सुनते सबकी हैं, लेकिन ये भी हकीकत है कि वो अक्सर सिर्फ अपनी करते हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि खुद उनके जो क्लोज एड्स हैं वो भी सरप्राइज हो जाते हैं कि ये तो नहीं बात हुई थी, इन्होंने क्या कर दिया। ये लेकिन इसके बावजूद बहरहाल एक पैटर्न होता है वॉशिंगटन में हर चीज के पीछे। और मुझे नजर यही आ रहा है कि अब भी कुछ और ऑप्शंस पे भी गौर हो रहा है। मसलन एक जो उन्होंने 25% टैरिफ लगाया था, उसके बाद अगला स्टेप ये भी हो सकता है जो यहाँ के सफारती हलकों में गुफ्तगू होती है, जो थिंक टैंक में गुफ्तगू होती है, वो ये है कि ईरानी पोर्ट से हर निकलने वाले
और जाने वाले शिप पर पाबंदी लगा दी जाए कि जो भी शिप अगर किसी भी ईरानी पोर्ट में जाएगा या वहां से निकलेगा उस पर अटैक किया जाएगा। तो उसके बाद वो समझते हैं कि शायद इस तरह रजीम कोलैप्स कर जाए। एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि पहले थोड़ा और वेट किया जाए, कोई लीडरशिप बनाई जाए, क्योंकि वाशिंगटन में एहसास मौजूद है कि हंगामे तो बहुत बढ़ गए हैं। बात खुद ईरानी हुकूमत ने तकरीबन 2000 हलाकतों की बात की है, जबकि यहाँ जो मुख्तलिफ जो ईरानी अदारे हैं जो जिला वतनों के, वो तो कहते हैं 12,000 अफराद मारे गए हैं। तो ये बात तो यहाँ कही जा रही है कि मामला दबेगा नहीं, ये मामला बढ़ता रहेगा आहिस्ता 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 आहिस्ता। तो वो कहते हैं हमें जल्दी करने की जरूरत नहीं है और हमें कोई ऑल्टरनेटिव लीडरशिप बनानी चाहिए। वॉशिंगटन की हद तक कम से कम ये समझा जाता है कि जो रजा शाह पहलवी के जो साहबजादे हैं जावेद पहलवी, वो जो है रजा पहलवी भी शायद उनका नाम है जूनियर, वो और सही लीडर नहीं है, वो इस काम के लिए बिल्कुल गैर मुनासिब हैं। और उन्हें बेहतर बंदा चाहिए क्योंकि वो बहुत ज्यादा पॉपुलर भी नहीं है। फिर इस दौरान जो ये हुआ कि अटैक्स जो हुए मस्जिदों पे, उसका जो रिएक्शन आया है उससे फिर यहाँ ये होता है। मुझे याद है जब इराक पे जब जंग हुई थी, इराक में जो बहुत पॉपुलर था, अमेरिकन एक्शन को इराकी अवाम भी सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन जब उन्होंने झंडा जलाया तो मैं बैठा हुआ था एक प्रेस क्लब में, नेशनल प्रेस क्लब में वॉशिंगटन में, तो मैंने कहा ये मिस्टेक होगी, अमेरिकन जो सिपाही हैं उस झंडे पर को रौंद रहे हैं, उसका रिएक्शन आएगा। उन्होंने कहा क्यों, उसका क्या रिएक्शन आएगा? तो सद्दाम का झंडा है। मैं कहा सद्दाम का जरूर है, लेकिन उस पर अल्लाह अकबर लिखा हुआ, इसको लोग पसंद नहीं करेंगे। तो यहाँ भी इसी तरह हुआ कि ये आगे बढ़ गए जो करने वाले थे, जो भी थे पीछे, और उन्होंने मस्जिदों पे हमला किया। अब वॉशिंगटन में इस बात को समझा जा रहा है कि ये बात बहुत सीरियस हो सकती है कि अगर उसमें दाखिल हुए तो फंस भी सकते हैं, कि एक और तवील जंग का आगाज होगा, जो अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता। तो जब भी जंग होगी तो ऐसी होगी जिसमें स्विफ्ट एक्शन हो, टारगेट पहले से वाज़ेह हो, टारगेट्स को जाके टारगेट किया जाए, उनको मारा जाए और उसके बाद वो निकल आए। अब उसमें यहाँ इस पे भी गौर हो रहा है कि अगर टारगेट किलिंग इस तरह होती है तो क्या मसलन जो उनके रहबर हैं उनको अगर टेक आउट कर लिया जाए तो क्या मामला रुक जाएगा? तो फिर यहाँ ये भी कहा जाता है कि नहीं, उनके पास पूरी ऑल्टरनेटिव लीडरशिप मौजूद है। उसके बाद कोई और आ जाएगा और शिद्दत आ जाएगी। तो बहुत सारी चीजें जो अब कल तक जैसा लग रहा था कि किसी वक्त भी एक्शन हो सकता है, अब लगता है कि वॉशिंगटन बहुत सारे पहलुओं पे गौर कर रहा है। तो ये बताइएगा अनवर इकबाल साहब, आपने जैसा कि कहा कि हो सकता है डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन से नहीं, लेकिन और ऑप्शंस जो हैं वो एक्सप्लोर किए जा रहे हैं, जैसे कि मजीद इकोनॉमिक सैंक्शंस को टाइट कर देना, टैरिफ्स लगाना, दूसरे ऑप्शंस जो भी कि उससे शायद रिजीम जो है वो कोलैप्स हो जाए। लेकिन रिजीम कोलैप्स करना भी मकसद है या नहीं है इस वक्त? इज इट ऑन द कार्ड्स, या फिर जो मौजूदा रिजीम है उसी को मजीद फ्लेक्सिबल करना, ये प्रेशर डाल के, जो कि ट्रंप का एक पैटर्न भी है कि वो प्रेशर टैक्टिक्स से जो है वो अपना काम निकलवाना जानते हैं, तो प्रेशर बढ़ा के जो इस वक्त मौजूदा क़यादत है उसको मजीद फ्लेक्सिबल करना, उसको जो है वो टेबल पे लेकर आना, वो बिल्कुल एक मकसद हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन बात यह है कि इतना जो ब्लडशेड हो जाता है ना, उसके बाद चीजें बहुत अजीबोगरीब हो जाती हैं। उसमें ये भी गौर कर रहे हैं कि जो डिसिडेंट्स हैं, जो अवाम है, वो मौजूदा रजीम को पसंद करेंगे या नहीं, एक नया फेस चाहिए। क्योंकि ये वो भी ज़ाहिर है जो रहबर हैं वो 90 साल से ऊपर के हो चुके हैं, तब्दीली तो चाहिए वहाँ। तो वो ये इनको इनकरेज कर सकते हैं कि भाई आप नया फेस ले आओ और उसके साथ काम करो, कुछ चीजें रिलैक्स करो, कोई सिलसिला हो। यानी देखें असल तो झगड़ा क्या है, यानी ये जो अवाम और जमहूरियत और ये सारी बातें, तो इस तरह का बैनुल-अक़वामी झगड़ों में बातें की जाती है, लेकिन असल मकसद होता है हर मुल्क अपने अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करता है। अमेरिकन इंटरेस्ट ये है कि ऐसी हुकूमत हो ईरान में जो ये जो मर्ग पर अमेरिका का जो सिलसिला है वो बंद हो, जो इसराइल के लिए खतरात में कमी आए, क्योंकि अब उन्होंने जो इसराइल के इर्द गिर्द ममालिक थे उनको न्यूट्रलाइज कर लिया। अब इसराइल को शाम से कोई खतरा नहीं है, लुबनान से कोई खतरा नहीं है, मिस्र से नहीं है, सऊदी अरब से नहीं है। अब वो चाहते हैं कि फिर ईरान में भी ऐसी पोजीशन हो जाए जिसके बाद इसराइल सिक्योर हो जाए। सदर ट्रंप ने आप देखा वेनेजुएला में जो कुछ किया, उसका एक मकसद है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को वेस्टर्न हब की तरफ शिफ्ट करना चाह रहे हैं। यहाँ वॉशिंगटन में एहसास है कि एशिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज वहां जा रही हैं। तो जो तब्दीली चाहते हैं तो उसमें ये चाहते हैं कि कम से कम मिडल ईस्ट की हद तक जो है ना, यहाँ इत्मीनान हो और वहाँ हंगामे ना हो रहे हो, ताकि वो इत्मीनान से बाकी जो इकोनॉमिक एजेंडा है उस पर फोकस कर सकें। तो उसमें अगर ईरान में कैसी हुकूमत होती है
जो कि इसराइल के साथ या यानी ताल्लुकात कायम किए बगैर भी खामोशी से काम करने को तैयार हो जाती है, तो अमेरिका को सूट करेगा। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ। जी जी जी, बहुत शुक्रिया आपका अनवर भाई, आपने हमें ज्वाइन किया और बड़ा कम्प्रिहेंसिव एक बैकग्राउंड और करंट सिचुएशन में बताया। आप बार बार एक बात कह रहे हैं जो वहाँ अमेरिका से बैठकर कि वो ऐसी हुकूमत लाना चाहेंगे जिससे इसको इसराइल को खतरा ना हो या अमेरिकन इंटरेस्ट को खतरा ना हो। तो मिडल ईस्ट में तो ये हर मुल्क जो है वो ईरान से अपने आप को इनसिक्योर फील करता था। तो आप समझते हैं कि सऊदीज हैं, कतरीज हैं, यूएई है, बाकी ममालिक जो हैं वो चाहेंगे कि अमेरिका जो इनके मुज़ाकरात हो जाएं, यही रजीम बैठा रहे, फिर इनसिक्योरिटी रहे, तो फिर खित्ते में ये प्रॉब्लम रहे। तो वो तो चाहेंगे कि एक ही वंस फॉर ऑल मौका माहौल बन गया है तो इसको यूज़ किया जाए, या वो आप समझते हैं मुज़ाकरात के ज़रिए वो इसी ही रजीम को मेंटेन करें? मुज़ाकरात के ज़रिए क्या ले सकते हैं अमेरिका जो अभी मतलब उनके जहन में स्टेबलाइज करने के लिए? क्या अमेरिका उनसे ईरान से ले सकते हैं जो उनकी शराइत है तो अमेरिकन को नहीं है मंजूर? शुक्र है रऊफ क्लासा साहब आपने ये बात की। मुझे जिस बात को बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तान में जो मैं ज़ाहिर बहुत सारे प्रोग्रामों में शरीक भी कर रहा हूँ और हर वक्त यही देख रहा होता हूँ अभी जो हालात हैं पाकिस्तान में, तो ऐसा तासुर पेश किया जा रहा है कि सारी इस्लामी दुनिया मुत्तहिद होके ईरान के पीछे खड़ी है और सिर्फ अमेरिका जो है वो शरारत कर रहा है। बात ये है कि बिल्कुल सऊदी अरब या कतर या यूएई और ममालिक जो हैं वो जो कुछ वो चाहेंगे उसका भी असर पड़ेगा। और ये हकीकत है कि वो ये सारे के सारे ममालिक ईरान के साथ अनकंफर्टेबल हैं, और उसमें अगर इनका कसूर है तो ईरान का भी कसूर है कि ईरान ने उनको अनकंफर्टेबल फील कराया है। आप देखें जो ईरान के साथ जो झगड़े रहे हैं बहुत ही सीरियस रहे हैं, यानी हम ये जज नहीं करेंगे कि ईरान सही है कि वो सही है, लेकिन झगड़े तो हैं। तो मैं समझता हूं कि बिल्कुल जो कुछ भी फैसला होगा उसमें आप ये देखें, जिसको हमारे यहाँ मीडिया में इग्नोर किया जा रहा है कि हफ्ते में 2-2, 3-3 दफा किसी न किसी अरब वजीर खारजा को, जो अमेरिकी वजीर खारजा कॉल करते हैं, उससे गुफ्तगू करते हैं। सऊदियों से की है, यूएई वालों से की है, मिस्र से की है, इवन जो नॉर्थ अफ्रीका के जो अरब ममालिक हैं उनके साथ की है। मुसलसल इंगेज में आप देखें, रोजाना उनकी प्रेस रिलीज आ रही होती है। आज फॉरेन मिनिस्टर से बात हुई, आज उस फॉरेन मिनिस्टर से बात हुई। हमारे यहाँ इसको बिल्कुल, मुझे अफसोस होता है कि पाकिस्तान में बिल्कुल इसको इग्नोर किया जाता है। बड़ी वन साइडेड हमारी कवरेज होती है कि सारे मुसलमान, हमारे यहाँ बिकता ही है ना सर, वो कहते हैं जो दिखता है बिकता है। हमारे यहाँ क्या करें, रेटिंग इन्हीं चीजों से आती है। मेरे सवालात से आपके जवाबात से रेटिंग नहीं आती। सारे मुसलमान एक परचम तले तो नहीं खड़े हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। तो इसलिए आप देखें कि बिल्कुल जो कुछ ये कहेंगे उसका भी असर होगा। और मैं बिल्कुल इस बात से आपकी एग्री करता हूं कि ये ममालिक अनकंफर्टेबल फील करते हैं और वो बहुत से रिलक्टेंट होंगे इस बात से कि अगर यही जो सेटअप है ईरान में वो कंटिन्यू करे, वो चाहेंगे कि इसमें तब्दीली आए। अच्छा सर, ये बताइएगा कि लास्ट ईयर की बात है जब ईरान पे ये हमला इमिनेंट था और सब कुछ वो बातें हो रही थी, और हमारे फील्ड मार्शल जो हैं ये अपने DGISI के साथ, आसिम मलिक साहब के साथ वाइट हाउस में वहाँ पे इनकी मुलाकात हुई, लंच हुआ, और उसके बाद ट्रंप साहब ने कहा जितना ईरान के बारे में ये जनरल साहब जानते हैं, पाकिस्तानी ये फौज जानती है, मैं भी नहीं जानता, हम भी नहीं जानते, उन्होंने हमें बड़ा वो किया है, इन्फॉर्म किया है। उस वक्ती तौर पर यूँ लगा जैसे वो ईरान और अमेरिका या इसराइल का मसला जो है किसी हद तक हमले से उन्होंने रोका है और उस तरह बड़ा अटैक नहीं होने दिया। अब जो सिचुएशन एक्सप्लोसिव हो चुकी है, अब समझते हैं कि कोई पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट जो है या वो अमेरिकन जो है इनसे रब्ता करेंगे या हमारी साइड से वॉलंटियर किया जाएगा कि हमारे बॉर्डर पे अगर रजीम चेंज होते तो हम समझते हैं कि शायद हमारे इंटरेस्ट इसमें नहीं होंगे। क्या पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट भी कोई व्हाइट हाउस से रब्ता कर सकती है ट्रंप साहब से? वो जितना प्यार मोहब्बत है हमारा, वो बातें करते रहते हैं हमारे जनरल साहब के बारे में, प्राइम मिनिस्टर के बारे में, हम कोई रब्ता कोई इस तरह की कोई खबर, या हम इस वक्त बिल्कुल साइड पे होके न्यूट्रल होके उस साइड पे बैठ जाएंगे भाई साहब ये हमारे पे स्केल से ऊपर का काम हो गया? अब देखिए, पहली बात यह है कि हमारे यहाँ मीडिया की मजबूरी से, हमारे हर जगह मीडिया सिर्फ हेडलाइन पे नजर रखता है। हेडलाइन यही है कि ईरान पे हमला हो गया, होगा या नहीं होगा। जहां तक पाकिस्तान का रोल जो है वो ये है कि हमला हो या ना हो, दोनों सूरतों में जब ये जो मेन इवेंट है, जो हेडलाइन वाला इवेंट है, गुजर जाएगा, उसके बाद पाकिस्तान का रोल शुरू होगा। तो पिछली दफा भी उन्होंने बात की थी तो यही की थी कि जो पाकिस्तान बेहतर जाता है, और पाकिस्तान ने जो रोल अदा किया था वो इसराइली हमलों के बाद किया था। अब अगर फर्ज करें इसराइल ईरान पे हमला हो जाता है और उसकी सूरत में रिजीम चेंज हो जाती है, तो उसके बाद बहुत बड़ा काम शुरू होगा, ठीक है। और अगर नहीं होता है और अमेरिका की कोशिशें नाकाम हो जाती हैं,
फिर भी अमेरिका को एक चैनल चाहिए होगा नेगोशिएट करने के लिए ईरान से, फिर पाकिस्तान की अहमियत होगी। तो दोनों सूरतों में पाकिस्तान की अहमियत अपनी जगह बरकरार रहेगी, लेकिन इस डिसीजन के करने या ना करने में कि हमला किया जाए या ना किया जाए, उसमें पाकिस्तान का किरदार नहीं है। पाकिस्तान का किरदार मुतय्यन किया गया है कि ये इवेंट गुजरने के बाद जो है वो पाकिस्तान एक रोल प्ले करे। अच्छा, आपने भी बात की कि उनकी ये स्टेट डिपार्टमेंट की या व्हाइट हाउस के तर्जमान ने कहा है कि ट्रंप साहब के अलावा कोई नहीं जानता कि हमला होगा या नहीं होगा, क्या होगा। हम तो समझते हैं डेमोक्रेटिक कंट्रीज में हमारे यहाँ भी डिबेट रहती है, कोई कांग्रेस है, कोई सेनेट है, कोई कैबिनेट है, आप बता रहे किचन कैबिनेट है, तो 2-4 लोग हैं जिनसे ट्रंप साहब बात करते हैं। सो बाकी पार्लियामेंट का, सेनेट, कांग्रेस का रोल बिल्कुल जीरो हो गया है कि उन्होंने कोई हमला करना है, कहीं पे वेनेजुएला पे अटैक करना है, वेनेजुएला की बोर्ड्स पे करना है, ईरान पे करना है, या व्हेरेवर ही वांट्स। किसी का कोई कंसल्टेशन, कोई रोल, कुछ नहीं रहा। नो, इट्स अ वन मैन रूल हम कह सकते हैं वहां पे इस वक्त नजर आ रहा है, वही फैसला करेंगे सब कुछ, एक आदमी। देखिए ब्रिटिश जो डेमोक्रेसी ना, पार्लियामेंट्री सिस्टम, उसमें पार्लियामेंट का रोल अलग है और अमेरिकन में अलग है। यानी यहाँ वहाँ हमारे यहाँ पार्लियामेंट में अगर आप अक्सरियत लूज कर दें तो आपकी हुकूमत खत्म हो जाती है। यहाँ कोई ऐसी सिलसिला आपको, सिवाय आपकी जो वो है कि आपके बहुत ग्रॉस मिसकंडक्ट हो या आप जहनी तौर पे मरीज हो गए हो, आपकी इम्पीचमेंट करके निकाला जाए, तो वरना कांग्रेस के पास ऐसी कोई पावर नहीं है। लेकिन कांग्रेस के पास एक और पावर है जो बहुत बड़ी पावर है, वो ये है कि कांग्रेस आपको फंड, अगर आप जंग कर लें तो कांग्रेस फंड देने से इनकार कर सकती है आपको, और आप फंस जाते हैं। इसलिए जो भी हुकूमत होती है वो चाहती है कि कांग्रेस भी उसकी पार्टी के पास हो। इस वक्त सदर ट्रंप को जो हिमायत हासिल है, जो फायदा है, एडवांटेज हासिल है, वो ये है कि हाउस और सेनेट दोनों उनकी पार्टी के पास है। आपने देखा कि वेनेजुएला के दौरान बहस में बहुत बहस हुई और बड़ी मुश्किल से, यानी रिपब्लिकन भी बहुत खिलाफ बोले, लेकिन 2 वोटों से इनके फेवर में पास होगी करारदाद। तो वो ये समझते हैं कि ईरान के मामले में भी होगा, तो अल्टीमेटली क्योंकि रिपब्लिकन कंट्रोल करते हैं तो वो इसलिए वो पास हो जाएगी। तो कांग्रेस का किरदार उसके बाद शुरू होता है जब पैसे देने की बात आती है। सिस्टम ऐसा बनाया गया है कि कांग्रेस रोक सकती है, लेकिन फाइनेंशियल तरीकों से। और रही बात की डेमोक्रेसी में मशवरा वगैरह, यहाँ बिल्कुल होता है। लेकिन ये जो सदर ट्रंप ने अलबत्ता ये पैटर्न सेट किया है पिछली हुकूमत में भी और इसमें भी, कि वो मशवरा सबसे करते हैं लेकिन करते अपनी ही हैं वो। बिल्कुल सही। अब अनवर साहब ये बताइएगा थोड़ा सा, अगर मैं इंडिया की तरफ जो है वो जाना चाहूँ, कोई कांटेक्ट जो है वो नजर आ रहा है क्या? कोई ब्रेक थ्रू नजर आ रहा है? मोदी और ट्रंप के दरमियान भी कुछ खबरें हैं आपके पास इस हवाले से? क्योंकि कहा जा रहा है कि मार्को रूबियो की शायद इंडियन वजीर को जो है वो कॉल गई है, और कोई जयशंकर साहब को जो है वो कॉल गई है, और जो है इस हवाले से कोई ब्रेक थ्रू हो रहा है? देखें, ब्रेक थ्रू कॉल की हद तक मैंने भी वो प्रेस रिलीज पढ़ी और जो बातें भी हो रही हैं। एक बात तो वाशिंगटन में हमेशा की जाती है कि इंडिया के साथ कभी भी कतई ताल्लुक नहीं होगा। इंडिया के साथ जो ताल्लुकात मौजूद हैं वो मौजूद रहें, में कमी नहीं आएगी। लेकिन साथ ये कही जा रही है कि ताल्लुकात यानी जैसे भी हो, सदर ट्रंप अब भी वो चाहते हैं कि जो भी बातचीत हो रही है वो अमेरिका के फेवर में नहीं है, इंडिया के फेवर में है। इंडिया और रूस की ताल्लुकात, इंडिया और चीन का मामला, इंडिया और ईरान का मामला है, इंडिया और सबसे बड़ा मामला इंडिया और अमेरिका के दरमियान तिजारत का है। तो वो एंड तक कोशिश करेंगे कि जो भी समझौता हो अमेरिका के फेवर में हो। तो मैं समझता हूँ फौरी तौर पे उसी सूरत में कोई बड़ी पेशरफ्त होगी जब इंडिया कुछ शरायत मान ले, वरना इसी तरह से सिलसिला चलता रहेगा। जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अनवर इकबाल साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। वाशिंगटन डीसी से हमारे साथ मौजूद थे। डिटेल में जो है वो हमें बता रहे थे इस वक्त अमेरिका में जो है वो क्या सोच पाई जा रही है, ट्रंप जो है वो क्या फैसला करेंगे ईरान के हवाले से। एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं नाज़रीन। ब्रेक के बाद जो है वो हम डिस्कस करेंगे कि इस्लामाबाद में जो दरख्तों का सिलसिला है वो जारी है और ये कत्लेआम जो है इसका मामला अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो हुकूमत ने D12 में जो है वो क्रिकेट स्टेडियम बनाने का फैसला कर लिया है, और जाहिर है जो वहाँ इर्द गिर्द के जंगलात हैं उनको काट के जो है वो ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का क्रिकेट स्टेडियम जो है वो बनेगा। और इसके आसपास जाहिर है जब स्टेडियम बनता है बहुत सारी डेवलपमेंट जो है वो होती है, तो मजीद हज़ारों दरख्त जो है वो काटे जाएंगे। इस हवाले से डिस्कस करेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक नाजरीन। एक अहम इशू जो है वो डिस्कस करेंगे इस सेगमेंट में, जहां हम बार बार इस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं अपने प्रोग्राम्स में कि किस तरह जो है वो इस्लामाबाद में हज़ारों दरख्त जो है वो काट कर उनका कत्लेआम कर कर जो है वो डेवलपमेंट की जा रही है। अब हुकूमत ने जो है, और कल हमने देखा था कौमी असम्बली में भी जो है वो ये मामला उठा था और शर्मीला फारूकी साहिबा, शाजिया मरी, शरी रहमान और बहुत सारे मेम्बरान ने जो है वो गुस्सा और बरहमी का जो है वो इजहार किया। लेकिन अब जो है प्लासा साहब, हुकूमत ने एक और नई अनाउंसमेंट कर दी है और वो है D12 में जंगलात काट कर एक स्टेडियम बनाया जाएगा। जदीद तर्ज पर जो है वो ये स्टेडियम होगा और इसकी तामीर का जो है वो टेंडर भी जारी कर दिया गया है। ये हुकूमत से मुराद इस वक्त जो है, आपने खैर वो नाम लिए, तो मेरे ख्याल दो नाम और भी लिए जिन्होंने कल इस मसले को उठाया। शेर अफजल मरवत साहब ने उठाया, अली मोहम्मद खान साहब ने। सो जिनका ये कंट्रीब्यूशन है वी मस्ट अप्रिशिएट करें। आसान काम नहीं होता इस वक्त, क्योंकि सारी पूरी की पूरी हुकूमत और ये पार्लियामेंटेरियन मेजॉरिटी जो है वो चुप हुए हैं, क्योंकि उनको ये वजीर दाखिला से काम पड़ते हैं, उनको यहाँ पे चेयरमैन CDA जो है रंधावा साहब उनसे काम पड़ते हैं। किसी ने पार्लियामेंट लॉजेस में पर्दे चेंज करवाने, किसी ने कुर्सी चेंज करवाने, किसी ने और छोटे मोटे जो भी उनके काम होते हैं कमेटीज वगैरह, मैं तो देखता रहता हूँ। सो दोनों पावरफुल लोग हैं, तो लिहाजा अपने तल्लुकात कोई ख़राब नहीं करना चाहता। बहुत सारे मेजॉरिटी में देखता हूँ, इवन हमारे मीडिया में भी तल्लुकात जो हैं वजीर दाखिला से या CDA चेयरमैन से ख़राब नहीं करना चाहते, बिकॉज ऑफ मेनी रीजन। फेयर एनफ, हर बंदे का अपना जो भी उसमें होता है। सो इनकी इसलिए भी बहादुरी की दाद देनी पड़ती है कि इन्होंने इन तमाम अपने उनको पीछे रख के इस्लामाबाद की बात की है, और इसलिए मैं इनकी बड़ी इज्जत करता हूँ जो 5-6 लोगों का नाम लिया गया। नाउ कमिंग टू द पॉइंट ऑफ, आपने कहा हुकूमत जो है, हुकूमत इस वक्त जो है वो, अगर हुकूमत से मुराद हुकूमत ली जाए, वो मोहसिन नकवी साहब हैं, और यहाँ चेयरमैन वो CDA जो है इस वक्त ये मोहम्मद अली रंधावा साहब, वो ही हुकूमत है। इस्लामाबाद की हुकूमत तो वही चला रहे। 24 घंटे का ये शहर, ये 24 किलोमीटर का ये शहर है, उसमें जो CDA है इसका बजट सबसे ज्यादा है। और साथ में इस वक्त मोहसिन नकवी साहब जो है वो वजीर दाखिला भी हैं, वो यहाँ पे आपके CDA के अफेयर्स भी देखते हैं, वो क्रिकेट बोर्ड के अफेयर भी देखते हैं, वो दुनिया भर में घूमते फिरते भी हैं, वो मुलाकातें भी करते हैं। अगला उनका नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो है उनका माशाल्लाह, एक तो जो भी इसमें आता है इस मुल्क को, स्टेडियम नहीं है, इस्लामाबाद को शंघाई बनाना है। हालत यह है, गंद और गंदगी के जाके अड्डे देख लें। हालत मैं आपको मैं दिखाऊं, रोजाना मैं फिरता रहता हूँ और मैं ट्वीट्स भी करता रहता हूँ मैं उसकी वजह से, कि जिनसे छोटा सा एक मतलब छोटा सा शहर था इस्लामाबाद, वो नहीं संभाला जा रहा उनसे। वो कहते हैं हम शंघाई बनाएंगे। हर शहर की अपनी अपनी खूबसूरती है, शंघाई की अपनी होगी, न्यूयॉर्क की अपनी, पेरिस की अपनी, लंदन जाते हैं 200 साल बाद भी लंदन वैसे का वैसे है। मैं कहता हूँ वहां पे मुर्दे भी उठ के आ जाएं, उनको आज भी लंदन वैसे लिखेगा। उन्होंने तो शंघाई बनाने की कोशिश नहीं की, उन्होंने तो उनको उलट पुलट खुदायां, दरख्त काटने, मतलब ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट आज से मैं 200-300 साल पहले भी ऐसे ही होते कि ठीक है कच्ची होगी नहीं पक्की होगी, घर मकान, उन्होंने उनको किसी को नहीं गिराया, किसी पे बिल्डोजर नहीं फेरा। और ये सारे लोग आते जाते हैं। शहबाज शरीफ साहब तो वहां पे रहे हैं, नवाज शरीफ साहब रहे हैं, मरियम साहबा रही हैं, जिला वतनी में रहे। इन लोगों को कोई इंस्पिरेशन नहीं मिलती कि आपने यहाँ पे इस तरह खुदायां करके इस तरह शहरों को बर्बाद नहीं करना होता। उनका स्ट्रक्चर कायम रखते हैं, उसकी खूबसूरती रखते हैं। एक जुनून चढ़ जाते हैं, कभी लाहौर को पेरिस बनाने का जुनून चढ़ जाएगा, कभी इस्लामाबाद को जनाब हम शंघाई बनाएंगे। और भाई इन शहरों को लाहौर रहने दें, इस्लामाबाद को इस्लामाबाद रहते हुए इनकी खूबसूरती में इजाफा कर सकते हैं तो कर दें। सो अब क्या हुआ है, असल में पैसे बहुत आ गए हैं। अच्छा, तो पैसा नहीं संभाला जा रहा, पैसे बड़े हमारे पास। वो ये है कि इन्होंने जुलाई में इन्होंने 13-14 बिलियन रुपीस के रंधावा साहब ने प्लाट बेचे थे इस्लामाबाद के। काम तो सबसे फेवरेट काम हर चेयरमैन का है। साल में 2-3 दफा ऑक्शन होती है और कोई ग्रीन बेल्ट उड़ा देंगे, कोई कहीं से कोई बसों का अड्डा, कोई किसी का स्टैंड उड़ा के प्लाट बांट के या तो अफसरान को दे देंगे या बेच के जनाब उनकी बोली लगा के पैसे इकट्ठे करके डेवलपमेंट करें। अब डेवलपमेंट होगी तो बकौल ख्वाजा से वो कहते हैं, अफसरान जो हैं ये वो ख्वाजा साहब कहते हैं, यहाँ पर मेरी तो जरूरत नहीं है कि जनाब ये फिर जो हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है ना ये पुर्तगाल में जदादें लेती है। तो पुर्तगाल में जदादें कहाँ कैसे ली जाती हैं? भाई तरक्याती काम होगा तो जदादें लेंगे ना, कोई चीज खरीदेंगे, कोई खुदाई करेंगे, सरिया सीमेंट कोई कंट्रैक्ट होंगे तो फिर ही कोई थोड़ी सी चूंच हमारी गीली हो सकती है। सो जनाब उनके मुंह को लग जाता है लहू लगता है प्लाट बेच के। 14 बिलियन रुपीस खर्च हो गया जनाब पिछले आपके 3-6 महीनों में, क्योंकि 40-40 दिन में वो बनाते हैं बाशो अंडरपास से फ्लाई ओवर। 40 दिन में 4 मरले का घर नहीं बनता, ये अंडरपास बना देते हैं 4 अरब का। वैसे कृष्ण में देखें आप नकवी साहब के और हमारे प्यारे रंधावा साहब के। अब ये हुआ पैसे खत्म हो गए थे, हमने मैंने तो खुशी का इजहार किया, शुक्र है कोई दिन इस्लामाबाद थोड़ा सांस ले सकेगा कि पैसे मुक गए। उन्होंने दोबारा एक्शन कर लिए, हमारी बात किस्म थी। उन्होंने पिछले महीने 24 तारीख को जनाब फिर उन्होंने 24 अरब रुपए के प्लाट बेचे रंधावा साहब और नकवी साहब ने। तो 24 अरब रुपया कहाँ खर्च करेंगे? अच्छा,
अब आप समझ लें, इसलिए अब उन्होंने पहले दरख्तों को तबाह किया, शक्करपड़ियों को तबाह किया, उन्होंने फिर उसके बाद I8 का जंगल तबाह किया कि यादगार बना रहे हैं। मतलब यादगार बनानी है यार, कुछ छोटी मोटी शक्करपड़ियां ऑलरेडी परेड ग्राउंड पे बना ले, उसके लिए पूरा जंगल कौन उड़ाता है? कौन मतलब बस्ती गाँव को तबाह करते हैं जो आपने कर दिया। फिर उसके बाद बाराकाव साइड पे दरख्तों की कत्लेआम किया, F9 पार्क में किया, F9 अंडरपास पे किया, इधर आपके उसमें सरीना चौक था, यहाँ पे इन्होंने तबाही बोली। फिर इसके बाद जनाब इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के सामने ग्रीन बेल्ट थी, वो उड़ा दी। मतलब जो चीज आती गई है बिल्डोजर फेरते गए। अब उन्हें लगा कि आदमबू को वो ड्रामा नहीं आता था ऐनक वाला जिन, वो कहते थे मुझे काम बताओ मैं किसको खाऊं, मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं। अब ये ऐनक वाले जिन की तरह पूछ रहे हैं हमें काम बताएं, कहां पे हम पैसा लगाएं, अरबों लगाएं और चूंचे मूंचे हमारी गीली करो। उन्हें क्रिकेट ग्राउंड होना चाहिए इस्लामाबाद में। मुझे ये बताएं, ऑलरेडी इस्लामाबाद में शालीमार वाला है, वहां पे आपका G9 में उसमें उस साइड पे है, वहां पे है बहुत बड़ा, वो बन सकता है। अच्छा, इस्लामाबाद में कुछ जरूरत क्या है कि रावलपिंडी में ऑलरेडी स्टेडियम है, ऑलरेडी ये शहर जो है डाइंग शहर है, आपने हाउसिंग सोसाइटीज बना दी, ट्रैफिक की कंजेशन है, कोई मैनेजमेंट नहीं है। अब आप जाएंगे वहां पे एकड़ों के हिसाब से, आप वहां पे उस पहाड़ों की उसमें उस खुदाई करेंगे, वहां से पत्थर हटाएंगे, कोई दरख्त काटेंगे, कोई खड्डे साफ करेंगे, होटल्स बनेंगे और डेवलपमेंट होगी साथ में। मतलब इतना सारा बोझ ये शहर उठा सकता है। इस वक्त आपकी पार्किंग की जगह नहीं है, चलने की जगह नहीं है, आपके पास गाड़ी की जगह नहीं रहेगी। मसला इनका ये नहीं है कि उन्होंने इस्लामाबाद को लुक देनी है, मसला वही है कि पैसे बड़े आ गए हमारे पास, किसको हम। अच्छा, तलाल चौधरी साहब ने तो बड़ा जवाब दिया था कल, उन्होंने कहा ये तो ओरिजिनल प्लान के मुताबिक दरख्त कट रहे हैं, जो ग्रीन एरियाज है ना वहां नहीं काटते, हम ब्राउन एरियाज जो है ना जो प्लान में है। तलाल चौधरी साहब से पूछता कौन है? उनसे पूछे आपके मोहसिन नकवी साहब आपसे पूछते हैं, या बात वो रंधावा साहब आपसे पूछते हैं। मतलब आप एक पार्लियामेंटेरियन हैं, आप हमारी बात करें, अवाम की बात करें, आप इस तरह की जाके उनको डिफेंड करना शुरू हो जाते हैं। इतने दरख्त काटे गए, सारे मान रहे हैं कि गलत काटे गए, हजारों दरख्त काटे, वो तो कहते कोई दरख्त ऐसा नहीं कटा मलबरी का, वो कहते हैं। मतलब आप लोग एक पार्लियामेंटेरियन हैं, ये असल में सारे बाहर से आते हैं, ये आउटसाइडर हैं सारे जो इस्लामाबाद पे हम हुक्मरानी कर रहे हैं, और आके हमें कोई मतलब टक्के की दिलचस्पी नहीं है। आप बिलियंस ऑफ रुपीस का स्टेडियम खड़ा कर रहे हैं वहां पे। आपकी हालत ये है शहर की, मैं अब आपको चीजें दिखाऊं, आप भी फिरती होंगी जाती होंगी, शहर की हालत लगता है आपको शहर है। आपने कराची की तरह इसको, हम कराची पे हंसते थे, उनके बददुआ लगे हम खुद, वो हमारा कराची वाला हाल हो गया। इतना बड़ा स्टेडियम आप बनाने जा रहे हैं, महज वो पैसा खर्च करना है। मतलब छोटे छोटे इनको कामों पे, तो कोई सफाई पे, कोई ऑर्गेनाइजेशन पे इनको अट्रैक्ट ही नहीं होता, इनको लगते नहीं है काम है। जब तक 3-4 बिलियन रुपीस का प्रोजेक्ट ना हो तो इनको फील ही नहीं होता ये कोई काम है। इस्लामाबाद जैसा छोटा सा शहर था यार, छोटे से उसके लिए था, आपने उठा के स्टेडियम बनाया कि डी मतलब 12 साइड पे पहाड़ियां हैं, चीजें हैं, मैदान है, दरख्त हैं, कोई जो भी है, बिल्डोजर फेरेंगे, 3-4 बिलियन रुपीस बना के 40 दिन में ये बनेगा, ये याद रखिएगा। पैसे जो खर्च करना है वही वाली बात है, पैसा बहुत आ गया। फिर अगले मतलब 3-6 महीने बाद फिर प्लाट बेचेंगे, ये बेच बूझ के निकल जाएंगे, नया पार्टियां आ जाएंगी, और फिर इसके बाद सिलसिला चलता रहेगा। कोई एनवायरमेंट, कोई बंदे, कोई थोड़ा सा शहर को, ये शंघाई बन रहा है ना। वो भाई साहब इस्लामाबाद को इस्लामाबाद रहने दें, मेहरबानी फरमाएं, इसको शंघाई ना बनाए। क्रिकेट स्टेडियम ऑलरेडी मौजूद है, जिसने जाना होगा, पिंडी वाला स्टेडियम खाली पड़ा होता है, वहां पे जाता कोई नहीं है। इन्होंने कहा हम D12 में आपको बना दें, मकसद भी खाजा आसिफ वाला ध्यान में रखें, पर्पस वही है, पुर्तगाल है, डेस्टिनी पुर्तगाल है, अगला स्टॉप पुर्तगाल है हमारा, ये सारे बहाने हैं, बाकी आखिरी मंजिल पुर्तगाल है जी। इसी पॉइंट पे नाज़रीन एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं। ब्रेक के बाद एक और इंपॉर्टेंट इशू जो है वो डिस्कस करेंगे, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास के हवाले से एक इंटरेस्टिंग इशू है, उस पर बात कर लेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो है वो इजलास हुआ, चंद मेंबरान जिनके नाम हमने बताए, राना कासिम नून, सनाउल्लाह मस्ती लोहिना रब्बानी खर इजलास में गैर हाजिर रहे। और इसके अलावा क्लासर साहब, आप तो एक अरसे से जो है वो PSC कवर करते आए हैं। इस वक्त वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी और ब्यूरोक्रेसी दोनों खुद ही वजारत कॉमर्स के ऑडिट पैरा सेटल करते रहे, क्या माजरा है, कैसे इसकी ये बड़ी दिलचस्प स्टोरी है। आप देखेंगे पाकिस्तान को कैसे मजाक बना दिया गया। हाइब्रिड सिस्टम तो चल ही रहा है, उस पर तो कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं करते हमारी हुकूमत। जो वजीर बड़े धड़ल्ले से कहते हैं हाँ जी हाइब्रिड सिस्टम चल रहा है, और बड़ी जमहूरियत के लड़ाइयाँ लड़ी हैं इन्होंने, जनाब वोट को इज्जत देते देते हाइब्रिड की तारीफें करते करते आप सुन रहे। अब एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करवा दिया। वो क्या है, अब यहाँ पे जो मेरा ख्याल है ज्यादती की उन्होंने मानेंगे तो नहीं, PTI वाले कम मानते कोई अपनी कोई बात को। अच्छे खासे जुनैद अकबर साहब कमेटी चला रहे थे, और अच्छी चला रहे थे, मेरी पहले राय अच्छी नहीं थी उनके बारे में। अच्छी से मुराद है कि शायद ना चला सकें, लेकिन अच्छी चलाई उन्होंने, बड़े कम वक्त में उन्होंने कमांड ले ली और बड़े इश्यूज को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर रहे थे। वो खैर खान साहब का हथौड़ा लगा जी निकल जाओ, सारे निकल गए जनाब, मैदान हो गया खाली। PTI के सारे मेंबरान जो हैं वो साइड पे हो गए कि अब आप ना कमेटी में बैठना है ना आपने मेंबर बनना है। हुकूमत को मौका मिल गया कि ये एक कमेटी थी जहां से उनके स्कैंडल आ रहे थे, स्टोरीज आ रहे थे, जवाब तलबी हो रहे थे। उन्होंने क्या काम किया,
उन्होंने बिठा के तारिक फजल चौधरी साहब कन्वीनर वो बना गए थे, हालांकि उनकी भी गलती थी जुनैद अकबर साहब के, विफाकी वजीर को कन्वीनर कमेटी का कैसे बना सकते हैं? विफाकी हुकूमत से तो आपने जवाब तलबियां करनी है, विफाकी ब्यूरोक्रेसी से जवाब तलबी करनी है। वैसे भी विफाकी वजीर को कैबिनेट में इसमें PSC का मेंबर नहीं होना चाहिए था। ये मतलब आपने रिवायत गंदी डाली हुई है कि आपने फेडरल मिनिस्टर भी डाल दिए हैं, उनका काम ही नहीं है वहां पे। वहां पे तो MNAs या सेनेटर्स ने बैठना है और मोस्टली अपोजिशन के, चलो हुकूमत के भी रहे। आप ये काम नहीं करते कि फेडरल ये मिनिस्टर जो है बिठा देते हैं, उनकी तो अकाउंटेबिलिटी होनी, हुकूमत को तो अकाउंट। उसका नतीजा ये निकला है कि हर कमेटी में जो 2-3 मिनिस्टर डाले हुए हैं वो हर चीज का वो सेक्रेटरी से ज्यादा वो डिफेंड कर रहे होते हैं। अच्छा। उनको लुकमे दे रहे होते हैं, उनको बहस कर रहे होते हैं बाकी MNAs के साथ। मैंने देखा है कि हमारी हुकूमत में बुरा नाम हो रहा है, भाई आपका तो काम ही नहीं है। अब क्या काम हो? अब इस कमेटी को देखें। अब इसमें वो 2-3 जो है वो थे PTA के मेंबर थे, वो आए नहीं है, मसनाउल्लाह मस्ती साहब एंड कंपनी, उनको खान साहब ने रोक दिया कि नहीं जाना जनाब। इसके बाद बच गए थे हिना रब्बानी खान साहब। हिना रब्बानी खान साहब इतनी बड़ी वो ज़हीन, और आपको पता है वो फॉरेन मिनिस्टर रही हैं, टूर में गई हैं, वो अब वो चीज़ को इस काबिल नहीं समझती हैं। कमेटी मीटिंग में है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की मीटिंग की, उनको अपने स्टेचर से, अपने कैलिबर और इंटेलेक्ट से वो नीचे लगती है कि अब हिना रब्बानी खान साहब जैसे इतनी बड़ी हस्ती जो है ना, वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में बैठे ऑडिट पैरे को करें। भाई अगर आपको इतना नहीं अच्छा लगता था, आपके स्टेटस से नीचे चीजें हैं, तो आप उसकी मेंबर क्यों बनी थी? ये तो बड़ी प्रेस्टिजियस कमेटी है, आपको नहीं बनना चाहिए था, बिकॉज आप अपना जो टास्क है पूरे नहीं कर पा रही, आप आती नहीं है मीटिंग में अकेले। आज एक तो आधा घंटा मीटिंग लेट शुरू हुई है, 20-25 मिनट तक मेंबरान वेट करते रहे। हाँ। आपकी ब्यूरोक्रेसी के सारे ऑफिसर्स आए हुए थे, वो टाइम पे हैं, ये टाइम पे ना है। अच्छा। आधे घंटे बाद तारिक फजल चौधरी साहब आए हैं, कन्वीनर की सीट पे बैठ के अकेले, कोई बंदा नहीं है, कोई मेंबर नहीं है, कोरम ही नहीं है। हाँ। ये कोरम ही नहीं है, सारे मतलब इलीगल काम हो रहे हैं। ये जो काम भी कर रहे हैं तारिक फजल चौधरी साहब, 2 चीजों की वजह से गलत हो रहे हैं। एक तो फेडरल मिनिस्टर है, आप अच्छे बंदे होंगे, ईमानदार होंगे, नेक होंगे, आपकी नेक की ईमानदारी पे कोई हम सवाल नहीं उठा रहे, डिसेंट आदमी मिलने में सबसे अच्छे हैं, मेरे साथ बड़े अच्छे तल्लुकात है, ये गुफ्तगू सुनकर खराब भी हो जाएंगे, मुझे पता है, चले वो सारी जगह है। लेकिन ये काम जो आप कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। एज ए फेडरल मिनिस्टर आपको नहीं बैठना चाहिए, उसको PSC की इस कमेटी को चेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि आगे फेडरल सेक्रेटरी कॉमर्स बैठा हुआ, विफाकी वजीर बैठ के पहले डिस्कशन हो रही है, कहां का तुक बंदे, कहां की अकाउंटेबिलिटी है, कहां का कानून है। विफाकी वजीर और फेडरल सेक्रेटरी दोनों बैठ के, और तीसरा बंदे कोई नहीं है। ये तो कोरम ही पूरा नहीं है, ये तो पॉइंट आउट करना चाहिए था। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान डरा हुआ है, ये ऑडिट का काम था, वो पता था।